गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम नगरपालिका अधिनियम के अध्याय 11 को आगे बढ़ाते हुए सेक्शन 169 से इसकी स्टडी शुरू करेंगे। देखिए, सेक्शन 169 में हेडिंग जो है वो आपके सामने है। सेक्शन 169 का हेडिंग जो है वो है आपराधिकृत विकास को रोकने की शक्ति, मतलब अनऑथोराइज जो डेवलपमेंट कार्य है उसको रोकने की शक्ति क्या है इस अधिनियम में। तो देखिए, इसमें जहां धारा 167 के अधीन घोषित कोई आपराधिकृत कार्य है, तो पहला सवाल तो यह है कि किस धारा के अधीन आपराधिकृत कार्य को घोषित किया गया है। आपराधिकृत कार्य धारा 167 के अधीन घोषित है। ठीक है, धारा 167 के अधीन कोई घोषित आपराधिकृत कार्य किया जाता है तो उस दशा में नगरपालिका स्वामी और विकास कार्य करने वाले व्यक्ति को, ये देखो, अगर कोई आपराधिकृत कार्य होता है तो जिस भूमि या भवन पर आपराधिकृत कार्य होता है उस भवन या भूमि के स्वामी को या उसके ऊपर विकास कार्य करने वाला, जैसे कोई ठेकेदार वगैरह कोई विकास कार्य कर रहा है तो विकास कार्य करने वाले व्यक्ति को नोटिस तामील कर, तो सबसे पहले नगरपालिका उसे क्या देगी, नोटिस तामील करवाएगी। नोटिस तामील कर तामील की तारीख से भूमि पर किए जा रहे उस आपराधिकृत विकास कार्य को रोकने की अपेक्षा कर सकेगी। मतलब जिस दिन नोटिस तामील हो जाएगा उसी दिन से उस आपराधिकृत कार्य को रोकने की अपेक्षा नगरपालिका किससे कर सकेगी, उस स्वामी से कर सकेगी या उसके ऊपर विकास कार्य करने वाले व्यक्ति, दोनों से कर सकेगी। तो विकास कार्य करने वाला यदि कोई कारीगर या कोई जैसे ठेकेदार है तो उससे भी ऐसी अपेक्षा की जा सकेगी। ऐसे नोटिस पर शेष प्रावधान वही लागू होंगे जो धारा 168 के नोटिस पर लागू होंगे। तो जैसे पीछे अपने सेक्शन 168 में जो नोटिस के नियम मैंने आपको बताए वही सारे लागू होंगे। इस प्रकार इस धारा के अधीन आपराधिकृत विकास कार्य को रोकने का नोटिस, देखो, अनऑथोराइज कार्य को रोकने का नोटिस तामील होने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति उस कार्य विकास कार्य को जारी रखता है तो उसे दोष सिद्धि पर, अगर वो दोष सिद्ध हो जाता है तो उसे 5,000 रुपये तक का जुर्माना जो है वो दंड स्वरूप लगाया जा सकेगा। तो देखिए, यहाँ ये इम्पोर्टेंट सवाल है, अनऑथोराइज या आपराधिकृत कार्य को रोकने का नोटिस तामील होने के बाद यदि कोई व्यक्ति किसी गैर आपराधिकृत कार्य को जारी रखता है, इम्पोर्टेंट है, तो उस पर कितना जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है, 5,000 रुपये तक का जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है। तथा नोटिस तामील होने के बाद भी ऐसा कार्य जारी रखता है तो 500 रुपये पर डे के, तो देखो पहली बार उसको दोष सिद्ध किया जाएगा तो 5,000 रुपये, और उसके बाद यदि वो नोटिस तामील होने के बाद भी उस गैर प्राधिकृत कार्य को या अपराधिकृत कार्य को नहीं रोकता है तो ये देखिए तक पर डे की दर से, प्रतिदिन की दर से 500 रुपये लगाए जा सकते हैं। देखो दोनों में तक शब्द है, 5,000 रुपये से कम कितना भी हो सकता है, तो पहली बार दोष सिद्धि पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, प्लस पर डे का कितना होगा, 500 रुपये होगा, जब तक वो इस प्रकार अपराधिकृत कार्य को जारी रखेगा। फिर देखिए, नोटिस की प्राप्ति के पश्चात भी यदि ऐसा अपराधिकृत विकास कार्य जारी रहता है तो नगरपालिका इस हेतु किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर अभियोजन की कार्यवाही और अन्य कोई कार्यवाही प्रारंभ कर सकती है। देखो, अगर नोटिस के बाद भी, नोटिस तामील होने के बाद भी वो व्यक्ति ऐसे कार्य को जारी कर सकता है तो पर डे के हिसाब से 500 रुपये तो लगेंगे ही, और देखो उसके ऊपर अभियोजन की कार्यवाही, मतलब उसके ऊपर मुकदमा भी चलाया जा सकेगा, अभियोजन की कार्यवाही भी जारी रख सकती है, और इसके लिए नगरपालिका जो है वो किसी भी अधिकारी को अभियोजन चलाने के प्राधिकृत कर सकती है। इसके अलावा जो व्यक्ति अपने सहायकों व अन्य कर्मचारियों की मदद से ऐसा आपराधिकृत विकास कार्य करवाता है उन्हें हटवाने की शक्ति पुलिस को होगी। अब देखो, जिन ठेकेदार या कर्मचारियों से ऐसा कार्य करवा रहा है उनको हटाने के लिए किसकी मदद ली जा सकती है, पुलिस की मदद भी ली जा सकती है। देखो इधर बहुत ही सिंपल सी बात आपको ध्यान में रखनी है, पहली बार दोष सिद्धि पर 5,000 रुपये, नोटिस तामील होने के बाद भी गैर प्राधिकृत कार्य को जारी रखने के लिए पर डे के हिसाब से 500 रुपये,
नगर पालिका किसी व्यक्ति को अभियोजन की या किसी अधिकारी को अभियोजन के लिए अपराधीकृत कर सकती है और ऐसे लोगों को हटाने के लिए पुलिस की मदद भी ले सकती है। ठीक है, तो हटाने की शक्ति जो है पुलिस अधिकारी को होगी। ऐसे व्यक्तियों को हटाए जाने के अलावा नगर पालिका ऐसी निर्माण सामग्री, औजार आदि को अधिकृत कर सकेगी। तो जो काम करने वाले लोग हैं उनके औजार और सामग्री को भी अधिकृत का मतलब है सीज कर सकेगी। और कोई व्यक्ति आपराधिकृत विकास के लिए इस्तेमाल कर रहा, मतलब जो सामग्री ऐसे आपराधिकृत विकास के लिए इस्तेमाल की जा रही है उसको सीज किया जा सकता है। तो यहाँ इसमें सामग्री भी सीज की जा सकती है, सामग्री सीज की जा सकती है। ये सारे आपराधिकृत कार्य के लिए है। तो अगर इस तरीके के ये शब्द आपके दिमाग में रहेंगे तो इधर आपराधिकृत कार्य के लिए क्या क्या हो सकता है, ये सब चीज़ें सवाल दिखते ही आपके दिमाग में आ जाएगी। फिर देखो, इस धारा में अपेक्षा किए जाने के पश्चात यदि आपराधिकृत विकास कार्य जारी रखने वाले व्यक्ति या उसके सहायक कर्मचारियों को दोष सिद्धि पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना आरोपित किया जा सकता है। तो देखो, जो आपराधिकृत कार्य कर रहा है उस पर भी या तो उस पर 5,000 रुपये या जिन सहायक कर्मचारियों की मदद से जो व्यक्ति कार्य करवा रहा है दोष सिद्धि पर उसको भी 5,000 रुपये की जुर्माना लगाया जा सकता है। और पहली बार अपराध सिद्ध होने के बाद इस अपराध को यदि जारी रखा जाता है तो 200 रुपये पर डे के हिसाब से। ये देखना, इस धारा में अपेक्षा किए जाने के पश्चात यदि आपराधिकृत विकास कार्य जारी रखने वाले व्यक्ति या उसके सहायक, देखो ये तो है स्वामी के लिए, ये किसके लिए है? स्वामी यदि विकास कार्य आपराधिकृत तो स्वामी को 5,000 रुपये, ये सारी की सारी किसके लिए है? स्वामी के लिए। जो व्यक्ति अपनी भूमि के ऊपर काम करवा रहा है उसके लिए दंड है। इसके अलावा जो लोग काम कर रहे हैं, ठेकेदार या उसके कर्मचारी हैं, उनके ऊपर पहली बार दोष सिद्धि पर 5,000 रुपये, उसके बाद पर डे के हिसाब से 200 रुपये। तो 5,000 प्लस 200 का प्रावधान जो है वो किसके लिए है? वो उसके कर्मचारियों के लिए है या जिनसे स्वामी कार्य करवा रहा उनके लिए ये है। जबकि 5,000 प्लस 500 रुपये पर डे प्लस अभियोजन, पुलिस की मदद, सामग्री सीज, ये सब किसके लिए? स्वामी के लिए। तो स्वामी और कार्य करने वालों के लिए अलग अलग दंड की व्यवस्था है। फिर देखो, आपराधिकृत विकास को रोकने से होने वाली किसी भी हानि की नुकसानी के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई दावा नहीं किया जाएगा। जब गैर प्राधिकृत या अनऑथोराइज्ड कार्य कोई व्यक्ति किसी भूमि या भवन पर करवा रहा है और उसको रोकने के दौरान नगर पालिका की ओर से कोई भी अधिकारी कोई कार्यवाही कर रहा है और इस दौरान आपराधिकृत कार्य करने वाले व्यक्ति का किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है तो उसके लिए नगर पालिका की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और उस नुकसान या हानि के लिए नगर पालिका के विरुद्ध कोई कार्यवाही भी वो व्यक्ति नहीं कर सकेगा। दूसरा देखिए, इसमें नेक्स्ट धारा 170 क्या कहती है? देखो, धारा 170 का टाइटल है आपराधिकृत अस्थायी विकास का संक्षिप्ततः हटाया जाना या रोकना। तो देखो, अगर अनऑथोराइज्ड कार्य है और वो कैसा है? अस्थायी अनऑथोराइज्ड कार्य है, टेम्परेरी कार्य किसी ने गैर प्राधिकृत किया है, उसको संक्षिप्ततः हटाया जा सकेगा। शॉर्टली मतलब हटाए जाने का प्रावधान है। तो इस संबंध में देखो क्या लिखा हुआ है, यदि कोई व्यक्ति अस्थायी प्रकृति का, देखो हटाए किस प्रकृति का? अनाधिकृत कार्य को हटाया जाएगा, अस्थायी प्रकृति का। यदि कोई व्यक्ति अस्थायी प्रकृति का आपराधिकृत कार्य करता है तो नगर पालिका उसे 15 दिन के भीतर उस अस्थायी संरचना को हटाने या भूमि के उपयोग को रोकने का निर्देश लिखित नोटिस द्वारा दे सकेगी। जैसे कोई आदमी कोई टेम्परेरी निर्माण कर रहा है और वो टेम्परेरी निर्माण किसी भूमि या भवन पर क्या है? आपराधिकृत है, तो नगर पालिका उसको क्या देगी? नोटिस देगी। और नोटिस देकर ऐसे व्यक्ति से क्या कहा जाएगा? ऐसे व्यक्ति से कहा जाएगा कि 15 दिन के भीतर भीतर इस आपराधिकृत कार्य को आप यहाँ से हटाएं। ठीक है, लिखित नोटिस दे सकेगी। इस आदेश की अवधि में यदि उसकी अनुपालना नहीं होती है, मतलब 15 दिन में उस अस्थायी प्रकृति के अनाधिकृत कार्य को वो व्यक्ति नहीं हटाता है, तो नगर पालिका या उसकी ओर से प्राधिकृत कोई अधिकारी बिना किसी नोटिस के ऐसे कार्य को संक्षिप्त का मतलब
बहुत ही कम समय में बिना कोई अवसर दिए, तो यदि 15 दिन में वो व्यक्ति अस्थायी आपराधिकृत कार्य को नहीं हटाता है तो या तो नगर पालिका उस कार्य को हटा सकती है या नगर पालिका इसके लिए किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकती है। ठीक है। इसके बाद यदि ऐसा अपराधिकृत अस्थायी कार्य पुनः किया जाता है, एक बार यदि नगर पालिका अपने अधिकारी से हटवा देती है या नगर पालिका खुद उस गैर प्राधिकृत कार्य को हटवा देती है, उसके बाद उस कार्य को वो व्यक्ति यदि दोबारा करता है तो बिना किसी आदेश के संक्षिप्त हटाया जाए या रोका जा सकता है। मतलब उसके बाद किसी प्रकार का नोटिस दिया जाना जरूरी नहीं है। पहली बार जब गैर अपराधिकृत कार्य किया जाएगा तो उसके लिए किसी प्रकार का नोटिस दिया जाएगा और उसे हटाने के लिए उस भूमि या भवन के स्वामी को 15 दिन का अवसर दिया जाएगा। 15 दिन में यदि वो नहीं हटाता है तो उसे नगर पालिका स्वयं या अपने किसी अधिकारी के माध्यम से हटवा सकती है। और एक बार हटवाने के बाद यदि ऐसे गैर प्राधिकृत अस्थायी कार्य को वो स्वामी दोबारा करता है तो उसे किसी प्रकार का नोटिस देने की जरूरत नहीं है, बिना नोटिस के भी उसको हटाया जा सकता। लेकिन यदि किसी भूमि पर खड़ी फसलें हैं तो उन्हें संक्षिप्त नहीं हटाया जा सकता। देखो, यदि किसी भूमि के ऊपर गैर प्राधिकृत तरीके से कोई फसल उगाई गई है तो उस फसल को नगर पालिका नहीं हटाएगी, संक्षिप्तता नहीं हटाएगी। तो देखो, संक्षिप्तता या समरीली किसे नहीं हटाया जा सकता, फसलों को नहीं हटाया जा सकता। ठीक है। तो इसके बारे में क्या प्रावधान है, इस विषय में संबंधित व्यक्ति को अधिकतम 6 माह की अवधि उस फसल को काटने और एकत्रित करने के लिए दी जाएगी। तो देखो, फसल के अलावा कोई अस्थायी अपराधिकृत कार्य किया है तब तो 15 दिन में हटाना पड़ेगा। और यदि अपराधिकृत तरीके से किसी व्यक्ति ने कोई फसल अपनी भूमि पर उगाई है गैर प्राधिकृत, तो उसे 6 महीने का टाइम दिया जाएगा ताकि वो उस फसल को काट कर एकत्रित कर ले। नोट क्या है इसमें देखिए, इस धारा में जिस अस्थायी प्रकृति के अपराधिकृत कार्य की बात की गई है उसकी अधिनियम में कोई परिभाषा नहीं दी गई है। मतलब कौन सा कार्य अपराधिकृत श्रेणी में आएगा, अस्थायी प्रकृति का है, इसकी परिभाषा अधिनियम में नहीं दी गई है। तो इसे कौन डिसाइड करेगा, तो इस अस्थायी प्रकृति का कौन सा कार्य है इसे निश्चित करने की अंतिम शक्ति किसको है, नगर पालिका को। इम्पोर्टेंट है ये अधिनियम। अस्थायी प्रकृति का अपराधिकृत कार्य क्या है इसकी परिभाषा नहीं देता है, और अस्थायी प्रकृति का अपराधिकृत कार्य जो है उसको डिफाइन करने की शक्ति किसके पास है, नगर पालिका के पास ही है। नेक्स्ट आप इसमें देखिए सेक्शन 171, इसकी हेडिंग देखिए, भूखंड के उपविभाजन या पुनर्गठन या निजी मार्ग बनाने के लिए मंजूरी। देखो, भूखंड का कोई उपविभाजन करना है, जमीन का उपविभाजन करना है, या उस भूमि का भूखंड का पुनर्गठन करना है, या उसके ऊपर कोई निजी मार्ग बनाना है, इसके लिए मंजूरी किस धारा के तहत दी जाती है, धारा 171 के तहत दी जाती है। इस धारा में उपविभाजन व पुनर्गठन को 15 मई 2017 से जोड़ा गया है। तो देखो, धारा 171 में पहले भूखंड के उपविभाजन की का प्रावधान था। धारा 171 के तहत पहले 2017 से पहले केवल भूखंड के उपविभाजन का प्रावधान था, केवल निजी मार्ग बनाने का प्राधिकार था। और उपविभाजन और पुनर्गठन को कब से जोड़ा गया है, 2017 से जोड़ा गया है। देखिए, इस संबंध में क्या लिखा गया है, किसी योजना के परिवर्तन की तिथि, तो योजना की परिवर्तन की तिथि धारा 161 में मैंने आपको बताई है। योजना की परिवर्तन की तिथि को या उस तिथि के पश्चात कोई व्यक्ति अपनी भूमि या भूखंड का उपविभाजन या पुनर्गठन करने, देखो, अपनी भूमि का उपविभाजन या पुनर्गठन करने या उस पर निजी मार्ग बनाने का आशय रखता है। इन तीनों में से कोई व्यक्ति अपने भूखंड पर कोई भी इरादा रखता है, उपविभाजन करना चाहता है, उसका पुनर्गठन करना चाहता है, या उस पर कोई निजी मार्ग बनाना चाहता है, तो वह इसका प्रोजेक्ट या योजना बनाकर समस्त विवरणों एवं राज्य सरकार के नियमों के तहत निर्धारित फीस के साथ मंजूरी के लिए नगर पालिका को प्रस्तुत करेगा। तो देखो, इस धारा के तहत ये जो 3 कार्य, उपविभाजन, पुनर्गठन और निजी मार्ग, इनमें से कोई भी कार्य यदि किसी भूखंड का स्वामी करना चाहता है तो सबसे पहले उसका प्रोजेक्ट या योजना बनाकर किसको प्रस्तुत करेगा, सबसे पहले नगर पालिका को योजना प्रस्तुत करेगा। ठीक है, सबसे पहले योजना प्रस्तुत की जाएगी। फिर देखो,
इस योजना जो प्रस्तुत की जाएगी उसमें राज्य सरकार के नियमों का ध्यान रखना पड़ेगा और जो विवरण नगर पालिका को चाहिए वो सारे विवरण उपलब्ध करवाने पड़ेंगे। फिर देखो, राज्य सरकार के नियम के अधीन नगर पालिका निर्धारित अवधि में परिवर्तनों सहित या बिना परिवर्तन के या तो अनुमति देगी। किसके लिए? उपविभाजन, पुनर्गठन या निजी मार्ग को अनुमति देगी, या फिर उसकी राय में ऐसा उपविभाजन या पुनर्गठन उचित नहीं है तो मंजूरी देने से इनकार भी कर सकती है। मतलब इनमें से किसी कार्य से नगर पालिका इनकार भी कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप इसमें, यदि कोई व्यक्ति दी गई मंजूरी का उल्लंघन करता है। देखो, इनमें से किसी भी कार्य की नगर पालिका मंजूरी देती है। किस किस की? मैंने आपको बताया है, उपविभाजन, पुनर्गठन और निजी मार्ग बनाने की मंजूरी अगर नगर पालिका देती है और उस मंजूरी का उल्लंघन करता है, मतलब मंजूरी का उल्लंघन करता है या मंजूरी देने से इनकार कर देने के बावजूद भी, या तो मंजूरी जिन शर्तों से दी है उन शर्तों का उल्लंघन करता है, या मंजूरी देने से अगर नगर पालिका ने इनकार कर दिया है तो नगर पालिका ऐसे व्यक्ति को लिखित नोटिस के माध्यम से ऐसे कार्य को रोकने का निर्देश दे सकती है। तो देखो, जो कार्य करने की अनुमति नगर पालिका ने नहीं दी है, अगर ऐसे कार्य को वो व्यक्ति कर रहा है तो उसे रोकने का निर्देश भी नगर पालिका दे सकती है। कार्य वही तीनों है इसमें, पुनर्गठन, उपविभाजन और निजी मार्ग बनाना। ठीक है, और निर्धारित रीति से जांच के बाद उक्त कार्य को हटा सकेगी। अगर मंजूरी के बिना किसी व्यक्ति ने कोई कार्य कर लिया है, उपविभाजन का या पुनर्गठन का या इसमें निजी रास्ता बनाने का, तो उस कार्य को नगर पालिका जांच के बाद हटा भी सकेगी, या कोई निर्माण आदि किया है तो उसको गिरा भी सकेगी। भूमि को पुनः मूल स्थिति में लाने का नगर पालिका को अधिकार है। फिर देखिए इसमें क्या है, देखो, इन तीनों में से कोई भी कार्य कोई व्यक्ति निजी रास्ता, पुनर्गठन या उपविभाजन करता है, या तो जिन शर्तों के तहत मंजूरी मिली है उनका उल्लंघन करता है, या मंजूरी नहीं दी गई है फिर भी इन तीनों में से कोई सा कार्य करता है, तो देखो किसी भी व्यक्ति को ऐसा नोटिस तामील हो जाता है तथा उसके पश्चात भी वह भूमि का विकास जारी रखता है। मतलब इन तीनों में से कोई भी कार्य करता है कोई व्यक्ति और उसे रोकने का नोटिस उस व्यक्ति को मिल जाता है, और नोटिस मिलने के बाद भी यदि वह ऐसे कार्य को जारी रखता है तो पहली बार इस अपराध के दोष सिद्धि पर कितने 5,000 रुपये तक के जुर्माने से आरोपित या जुर्माना लगाया जा सकता है। और यदि नोटिस तामील होने के बाद भी वह व्यक्ति ऐसा अपराध या अनुपालन जारी रखता है तो प्रतिदिन की दर से 200 रुपये जुर्माने स्वरूप दंडित किया जा सकेगा। यहाँ नीचे नोट देखिए, इस धारा में पुनर्गठन का अर्थ 2 या 2 से अधिक भूखंडों के क्षेत्रफल या आकार में किसी परिवर्तन से लिया जाता है। देखो, पुनर्गठन का मतलब क्या है, जैसे ये भूखंड है, ये इनकी सीमा है, तो इसका कुछ हिस्सा इसमें मिलाना या इसका कुछ हिस्सा इसमें मिलाना, ये क्या है, पुनर्गठन है। तो ये नगर पालिका के नियमानुसार ही होगा। उपविभाजन का मतलब है एक ही भूखंड को 2 भागों में बांटना और उस भूखंड के ऊपर निजी मार्ग बनाना। ये तीनों बातें इस धारा में हैं, तो आप ध्यान से इन चीज़ों को देखेंगे। फिर देखिए आप, सेक्शन 172 जो है वो क्या कहता है, उपगत व्यय की वसूली, रिकवरी ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड। तो इन खर्चों की वसूली कैसे होगी? तो पहली बात तो धारा 168 से लेकर धारा 171 तक उपगत कोई भी व्यय, मतलब उन कार्यों में कोई भी खर्चा किया गया है तो नगर पालिका उस व्यक्ति से लेगी जिसने व्यतिक्रम किया है या चूक की है। चूक करने वाले व्यक्ति या व्यतिक्रम या भूखंड के स्वामी से नगर पालिका के लिए सौदे रकम होगी जिसे भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है। तो देखो, 168 से 171 की कार्यवाही अगर नगर पालिका करती है और उसमें नगर पालिका का किसी प्रकार का कोई खर्चा होता है तो उस खर्चे को नगर पालिका भू राजस्व बकाया की तरह ही वसूल कर सकती है। फिर देखिए सेक्शन 173 देखिए, सेक्शन 173 का जो टाइटल है वह परियोजनाओं और स्कीमों का बनाया जाना।
तथा उनकी विषय वस्तु। मेकिंग एंड कंटेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स, तो नगर पालिका के लिए जो भी प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे उन प्रोजेक्ट्स की विषय वस्तु क्या हो सकती है और कौन सी स्कीम या परियोजनाओं को बनाया जा सकता है। देखो योजना, ये है परियोजना, परियोजना का मतलब प्रोजेक्ट और स्कीम का मतलब होता है योजना। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। तो देखो किसी भी योजना परियोजना को बनाया जाना और उसके कंटेंट्स मतलब योजना में क्या क्या शामिल हो सकता है। तो देखिए इसमें नगर पालिका किसी योजना के प्रस्तावों को, किसी भी प्लान का जो प्रस्ताव आएगा उसको क्रियान्वित करने या संपूर्ण नगर या नगर के किसी भाग में एकीकृत विकास के लिए ऐसी परियोजनाएं या योजनाएं, देखो परियोजना स्थान विशेष पर होती है। जैसे प्रोजेक्ट एक स्थान पर लगा दिया तो उसे वहीं रखा जाएगा, जबकि योजना एक विचार है जिसको विभिन्न स्थानों पर आगे विस्तृत किया जा सकता है। ठीक है, तो परियोजना और योजना अलग अलग चीज़ें हैं। तो देखो नगर या नगर के किसी भाग के एकीकृत विकास के लिए ऐसी परियोजना और योजनाएं बना सकेगी जो उचित लगे। तो पहला सवाल तो ये है कि नगर के लिए योजनाओं और परियोजनाओं को बनाने की शक्ति किसे है? नगर पालिका को है। किसको है? नगर पालिका को है। और नगर पालिका एकीकृत विकास के लिए जो उचित समझती है ऐसी योजनाओं और परियोजनाओं को क्या कर सकती है? बना सकती है। फिर नेक्स्ट देखिए, इस प्रकार बनाई गई परियोजनाओं या योजनाओं में निम्न में से कोई भी उपबंध हो सकेगा। तो जो योजनाएं और परियोजनाएं बना सकेंगी, ये कंटेंट्स है नीचे, मतलब क्या क्या उन योजनाओं में शामिल कर सकती है नगर पालिका। कंटेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या विषय वस्तु हो सकती है उनकी। तो देखिए उन योजनाओं या परियोजनाओं के संबंध में आपके सामने ये सारी चीज़ें हैं। देखो 19 बिंदु इसमें हैं और ये इसके नीचे 8 बिंदु और हैं, तो इनको आप समझेंगे। शुरू से देखिए, लोक उपयोगिताओं और लोक उद्देश्यों के प्रयोजन हेतु भूमि का अर्जन। सबसे पहले भूमि को अर्जित किया जा सकता है, किसके लिए? लोक उपयोगिता और लोक उद्देश्यों के लिए। उस भूमि का विकास हो सकता है, उस भूमि को किसी के लिए आरक्षित किया जा सकता है, उसे विक्रय या पट्टे पर दिया जा सकता है। एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है, सड़क मार्ग, खुले स्थान, उद्यान, बाग, मनोरंजन एवं खेल के मैदान, औषधालय, शिक्षण संस्था, हरित पट्टी, डेयरी, आवास विकास, बाजार विकास, शॉपिंग सेंटर्स, वाणिज्य कॉम्प्लेक्स, सांस्कृतिक केंद्र, परिवहन सुविधा आदि के लिए। ये सब क्या है? ये सब देखो लोक उपयोगिताएं एवं लोक उद्देश्यों के लिए उस भूमि को अर्जित किया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है और आरक्षित किया जा सकता है, बेचा जा सकता है, पट्टे पर दिया जा सकता है। ये 5 कार्य जो हैं वो लोक उपयोगिताओं और लोक उद्देश्यों के लिए। अब लोक उपयोगिता और लोक उद्देश्य में क्या क्या कार्य आते हैं, ये सारे नीचे लिस्ट दी गई है। फिर देखिए, स्कीम में शामिल किसी भूमि की अभिविन्यास योजना बनाना। तो किसी भी स्कीम में किसी भूमि को शामिल किया गया तो उसका ब्लूप्रिंट या उसका मैप बनाया जा सकता है, लेआउट प्लान या ब्लूप्रिंट बनाया जा सकता है, मतलब एक तरह से नक्शा ही होता है ये। फिर स्कीम में शामिल संपत्ति के स्वामियों से संबंधित स्थलों को पुनः वितरण करना। तो देखो स्कीम में कोई भी शामिल संपत्ति है उसके स्वामियों से संबंधित जो स्थान है उनका पुनः वितरण किया जा सकता है। मानव निवास के लिए उपयुक्त भवनों या भवनों के भागों को बंद करना या तोड़ना। यदि किसी प्रोजेक्ट या योजना को आगे बढ़ाने के लिए मानव निवास के लिए अनुपयुक्त, ये देखना, अगर मानव निवास के लिए उपयुक्त भवन है तो उनको नहीं तोड़ेंगे, केवल अनुपयुक्त भवनों को या उनके भागों को बंद किया जा सकता है या तोड़ा जा सकता है। यदि उपयुक्त भाग हैं तो उनको नहीं तोड़ा जा सकता। मानव निवास के लिए अनुपयोगी जो भाग हैं उनको बंद करना या तोड़ने का काम हो सकता है। नेक्स्ट देखो, बाधाकारी भवन या उसके भाग को तोड़ना। अगर कोई भवन ऐसा है जो उस प्रोजेक्ट में या स्कीम में बाधा उत्पन्न कर रहा है तो उसको तोड़ा जा सकता है। फिर देखिए, भवनों का सह निर्माण या पुनः निर्माण। अगर किसी योजना या प्रोजेक्ट को ठीक से तैयार करने के लिए किसी भवन का निर्माण या पुनः निर्माण करना पड़े तो वो भी नगर पालिका कर सकती है। फिर सार्वजनिक एवं निजी मार्गों का सह निर्माण। सार्वजनिक रास्ते बन सकते हैं, निजी मार्ग बन सकते हैं। किस लिए?
किसी प्रोजेक्ट या योजना को लागू करवाने के लिए, या यदि पुराने कोई रास्ते हैं तो उनमें किसी प्रकार का बदलाव भी किया जा सकता है। और जो सार्वजनिक और निजी रास्ते हैं उनके ऊपर प्रकाश, पानी और जल निकासी की सुविधा की जा सकती है स्कीम और प्रोजेक्ट के माध्यम से। खुले स्थान का उपवन जैसे पार्क वगैरह बनाए जा सकते हैं। स्कीम या योजना में शामिल क्षेत्र की स्वच्छता का प्रबंधन करना, ठीक है, तो स्वच्छता का प्रबंधन किया जा सकता है। निवासियों के किसी भी वर्ग के लिए आवास का भी व्यवस्था की जा सकती है। संचार सुविधाओं में जैसे टेलीफोन वगैरह ये व्यवस्थाएं की जा सकती है। फिर योजना में शामिल किसी भी संपत्ति का विक्रय किया जा सकता है, या उसे पट्टे पर दिया जा सकता है, या उसका एक्सचेंज या विनिमय किया जा सकता है। तो ये एक बार रीड आउट करनी है कि लोक उपयोगिताओं में कौन कौन सी गतिविधियां शामिल हैं। नेक्स्ट जो गतिविधि शामिल है वो है भवनों, सड़कों, जल निकास। जल निकास में देखो मल वहन, स्थायी जल, अधोमृदा जल निकास, मल निस्तारण आदि सब शामिल हैं। किसमें? जल निकास में। और ऐसी अन्य सुविधाओं के लिए भूखंडों का पुनः निर्माण। तो देखो भवन, सड़क, जल निकास, इनमें से किसी भी एक्टिविटी के लिए भूखंडों का पुनः निर्माण किया जा सकता है, मतलब नाली वगैरह ये सब बनाई जा सकती है। फिर देखिए इसमें भवनों, पुलों या अन्य संरचनाओं का सनिर्माण, परिवर्तन और हटाया जाना। किसी भवन, पुल और किसी अन्य स्ट्रक्चर का निर्माण हो सकता है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है, उसे हटाया जा सकता है। फिर ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक सौंदर्य की वस्तुओं, ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक सौंदर्य की वस्तुओं एवं धार्मिक उद्देश्यों के भवनों का परिरक्षण किया जा सकता है। फिर देखो समाज के कमजोर वर्ग जो हैं, कमजोर तबके हैं, उनके आवास हेतु राज्य सरकार के नियमों के तहत निर्धारित सीमा तक आरक्षण, SC, ST, OBC, विकलांग, निःशक्त, मानसिक विमंद सहायता इनके लिए। तो देखो जो भी ये देखो है कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए अगर किसी स्कीम में कोई भवन जैसे हाउसिंग बोर्ड पॉलिसी है या कोई कॉलोनी बन रही है तो उसमें इन वर्गों के, इन कमजोर वर्गों के लोगों के लिए किसी प्रकार का आरक्षण रखा जा सकता है। फिर देखिए भवनों के चारों ओर खुले रखे जाने वाले स्थान, जो गैलरी वगैरह होती हैं, या भूखंड के कितने प्रतिशत भाग पर भवन बने, मतलब सेटबैक कितना रखा जाएगा खाली, या भवनों की संख्या, आकार, ऊंचाई और विशेषताओं की अनुज्ञा देना, भूमियों के आपत्तिकारक उपभागों को रोकना, पार्किंग स्थान, भवनों में सामान लादने और उतारने हेतु स्थान और बहिर्गत भागों का निर्माण, विज्ञापन और होर्डिंग का आकार, स्थान और शर्तों का निर्धारण करना, ये सब कौन कर सकती है? नगर पालिका कर सकती है। सीधी सी बात है कि किसी क्षेत्र में कैसे भवन बन सकते हैं, किस भूखंड पर भवन बन सकते हैं, भवन बनेंगे तो उसकी संख्या कितनी हो सकती है, उनकी साइज क्या हो सकती है, उनकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, उन भवनों की विशेषताएं क्या होनी चाहिए, पार्किंग कैसी होनी चाहिए, ये, और यदि उन भवनों के ऊपर किसी प्रकार की विज्ञापन होर्डिंग लगाई जाती है तो उसकी साइज क्या हो सकती है। ये सारे नियमों को निर्धारित करने का पावर किसके पास है? नगर पालिका के पास है। और इन सब चीज़ों का जब भी कोई प्रोजेक्ट या प्लान स्कीम बनाएगी नगर पालिका तो उन सबको पहले डिसाइड करेगी कि किस एरिया में इनमें से कैसे भवन होंगे, कैसी होर्डिंग लगाई जा सकती हैं, कैसी पार्किंग होंगी, ये सब डिसाइड किया जाएगा। इसके अलावा किसी भी योजना या प्रोजेक्ट में क्या होगा, वे कार्य जो पर्यावरण सुधार हेतु नगर पालिका स्वयं अपने हाथ में ले, तो नगर पालिका उस क्षेत्र में पर्यावरण सुधार हेतु कौन से कार्य अपने हाथ में लेगी, उन सबको भी डिसाइड करना आवश्यक है। फिर देखिए ये कंटेंट्स के बारे में है। तो देखो परियोजना, योजना और परियोजना के मामले में क्या क्या चीज़ें डिसाइड करेगी नगर पालिका, उसके बाद में कंटेंट्स में देखिए ये देखो योजना में क्या क्या, परियोजना या योजना में कौन कौन सी बातें शामिल होगी, कंटेंट्स क्या क्या हैं। तो पहली बात, प्रत्येक भूखंड का क्षेत्रफल, स्वामित्व तथा टेन्यूर, धृति, मतलब धारणकर्ता कौन होगा, तो कितना क्षेत्रफल होगा, उसका स्वामी कौन होगा, कौन उस भूमि को धारण करेगा, ये फिक्स किया जाएगा। दूसरा, लोक उपयोगिताओं हेतु प्रयुक्त की जाने वाली भूमि के संबंध में साधारण संकेतक, मतलब जब किसी प्रोजेक्ट या किसी स्कीम का लेआउट आएगा तो उसमें जैसे पार्किंग वगैरह की जो पार्किंग है, पब्लिक पार्क है, चिकित्सालय है, तो ये लोक उपयोगिताएं हैं।
तो इनसे संबंधित जो स्थान होगा उसको उसमें संकेतों से चिन्हित किया जाएगा। फिर देखो उस सीमा का उल्लेख जहां तक मूल भूखंडों की परिसीमाओं में परिवर्तन प्रस्तावित है। तो अगर किसी मूल भूखंड की सीमा में कोई परिवर्तन होना है तो उसको भी पहले चिन्हित किया जाएगा। इसके अलावा नगरपालिका द्वारा वहन की जाने वाली योजना की शुद्ध लागत का आकलन या प्राकलन, तो उस प्रोजेक्ट में या उस स्कीम में कितनी लागत होगी नगरपालिका की, उसको भी पहले आकलन किया जाएगा कि जैसे ये परियोजना या योजना लगभग अनुमानित इतनी लागत की होगी। तो ऐसा असेसमेंट जो है उस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले या उस योजना को शुरू करने से पहले किया जाएगा। फिर देखो नगरपालिका द्वारा वहन की जाने वाली योजना की शुद्ध लागत का आकलन, ठीक है। फिर योजना के समस्त ब्यौरों का विवरण, उस योजना से संबंधित पूरी जानकारी होनी चाहिए। फिर देखो भूमि का अभिविन्यास, लेआउट, चाहे वह पहले से निर्मित हो या नहीं। तो देखो जो भी योजना या जो भी प्रोजेक्ट जो होगा उसका लेआउट या ब्लूप्रिंट जो है वो बनाया जाएगा या उस योजना में शामिल होगा। फिर देखो दबी हुई या नीचे दलदली या अस्वास्थ्यकर क्षेत्र को सम्मिलित करने का प्लान उसमें होगा। यदि कोई साधारण लेवल से नीचे के लेवल की ज़मीन है तो उसको ठीक करने की व्यवस्था उसमें की जाएगी ताकि अत्यधिक वर्षा या बाढ़ की स्थिति में उस स्थान पर कोई संकट न आए। फिर कोई अन्य विशिष्ट बात जो नगरपालिका अधिनियम के तहत बनाई गई उप विधियों में वर्णित हो तो उसको भी पूरा किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो 7-8 बिंदु मैंने आपको बताए, ये सारे कंटेंट्स हैं, मतलब उस योजना में या उस प्रोजेक्ट में शामिल की जाएंगी। फिर नेक्स्ट देखिए धारा 174 क्या कहती है। धारा 174 ये कहती है कि परियोजनाओं और योजनाओं की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड स्कीम्स। इसमें देखिए क्या है, नगरपालिका किसी विकास क्षेत्र में धारा 173 में वर्णित में से किसी परियोजना या योजना को तैयार करने के अपने आशय की घोषणा कर सकेगी। ये देखो धारा 173 में कौन कौन सी योजनाएं हैं, ये सारी योजनाएं हैं धारा 173 में। वापस जाके आप देखिए, ये देखो ये सारे इनसे संबंधित सड़क, मार्ग, ठीक है, इन सारे भूमि का सह-निर्माण, खुले स्थान, ठीक है, ये चीज़ें। तो सेक्शन 174 क्या कहता है कि नगरपालिका किसी विकास क्षेत्र में जिस क्षेत्र को विकसित कर रही है, धारा 173 में वर्णित किसी भी परियोजना या योजना को तैयार करने के अपने आशय की घोषणा कर सकेगी। तो ऊपर वालों में से किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट या योजना को अनाउंस करने की, तो विकास योजना को अनाउंस करने की जो शक्ति है वो किसको है, नगरपालिका को है। फिर देखिए नगरपालिका ऐसी किसी योजना या परियोजना के आशय की घोषणा की तिथि से, देखो नगरपालिका ऐसी किसी योजना या परियोजना के आशय की घोषणा की तिथि से 30 दिन के भीतर घोषणा को राजपत्र में प्रकाशित करेगी। तो देखो धारा 173 में किसी भी प्रोजेक्ट को या योजना को नगरपालिका यदि बनाना चाहती है तो उसकी घोषणा जिस दिन ऐसा आशय रखेगी या जिस दिन ऐसा इरादा नगरपालिका जताएगी उसके 30 दिन के भीतर अपने आशय की घोषणा जो है वो नगरपालिका राजपत्र में प्रकाशित करेगी। तो देखो ध्यान देने वाली बात क्या है कि कितनी अवधि में, जैसे आज नगरपालिका ने किसी प्रोजेक्ट को या किसी स्कीम को बनाने का निर्णय लिया है, तो आज निर्णय लेने के बाद 30 दिन, आज की डेट से 30 दिन के भीतर राजपत्र में इसको क्या किया जाएगा, प्रकाशित किया जाएगा। घोषणा के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 1 वर्ष के भीतर, देखो जिस दिन उस प्रोजेक्ट या स्कीम की घोषणा राजपत्र में की है, राजपत्र में प्रकाशित की है, उस तिथि से 1 साल के भीतर नगरपालिका परियोजना या योजना का प्रारूप तैयार करेगी। देखो आशय या जिस दिन निर्णय लेगी कि ऐसा प्रोजेक्ट या योजना बननी है, उसके बाद 1 माह में नगरपालिका क्या करेगी, उसे राजपत्र में प्रकाशित करेगी। फिर जिस दिन प्रकाशित करेगी उससे 1 वर्ष के भीतर, जिस दिन राजपत्र में प्रकाशित होगी उससे 1 वर्ष के भीतर, ये देखना क्या करेगी, प्रारूप तैयार करेगी। उस योजना या प्रोजेक्ट, स्कीम या प्रोजेक्ट का प्रारूप तैयार करेगी जिस दिन
गजट में इसका नोटिफिकेशन हो जाएगा। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। तथा ऐसे प्रारूप के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप या कोई आपत्ति है तो ऐसे सुझाव आमंत्रित करेगी। जैसे ही प्लान तैयार कर प्रारूप तैयार हो जाएगा उसके बाद आपत्तियां आमंत्रित करेगी नगर पालिका। और ऐसे आक्षेप नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन से अधिक पहले के नहीं होने चाहिए। तो देखो, जिस दिन इस प्रोजेक्ट का प्रारूप का नोटिस भेजेगी उससे जस्ट 30 दिन पहले लोगों से क्या मांगेगी? आपत्तियां या आक्षेप मांगेगी। इस प्रकार नगर पालिका को यदि कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त होता है तो नगर पालिका उस पर विचार करेगी। अगर किसी भी व्यक्ति से नगर पालिका के प्रोजेक्ट या योजना पर कोई आपत्ति मिलती है तो उस पर नगर पालिका क्या करेगी? विचार करेगी तथा प्रभावित व्यक्ति को युक्तियुक्त अवसर के पश्चात पहले उस व्यक्ति को सुनेगी और उसके बाद ही उस योजना या प्रोजेक्ट को क्या करेगी? अनुमोदित करेगी। और यदि ऐसे आक्षेप या जो आपत्तियां हैं उनके बाद यदि योजना में किसी प्रकार का या प्रोजेक्ट में किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन करना जरूरी समझती है नगर पालिका, तो ऐसा मॉडिफिकेशन भी नगर पालिका करेगी। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं कि परियोजना या योजनाओं की तैयारी जो है क्या कैसे होगी। पहले निर्णय लेगी कि ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है, फिर 1 माह में गजट में नोटिफिकेशन करेगी। गजट नोटिफिकेशन से 1 साल के भीतर भीतर उसका प्रारूप तैयार करेगी। प्रारूप तैयार करने के बाद लोगों से अंतिम नोटिफिकेशन से 30 दिन पहले आपत्ति मांगेगी। यदि आपत्ति के अनुसार किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन उस प्लान में ज़रूरी है तो वो मॉडिफिकेशन नगर पालिका करेगी। फिर देखिए, उपांतरण का मतलब परिवर्तन। यदि नगर पालिका कोई परिवर्तन करती है तो देखो, उपांतरणों सहित या उपांतरणों के बिना। उपांतरण का मतलब मॉडिफिकेशन। यदि नगर पालिका उचित समझती है तो कोई मॉडिफिकेशन करेगी और उचित नहीं समझती है तो मॉडिफिकेशन नहीं करेगी। तो भले ही मॉडिफिकेशन करे या नहीं करे, उपांतरणों मतलब मॉडिफिकेशन सहित या बिना मॉडिफिकेशन के परियोजना या योजना का अनुमोदन करने के पश्चात नगर पालिका राजपत्र में प्रकाशन करेगी। तो देखो, आपत्ति मिलेंगी। आपत्ति मिलने के बाद चाहे मॉडिफिकेशन करे या नहीं करे, जैसी योजना फाइनल होगी उसका प्रकाशन किस में किया जाएगा? राजपत्र में प्रकाशन किया जाएगा, जिससे ऐसी योजना या परियोजना परिवर्तन में आएगी। तो राजपत्र में प्रकाशित करने के बाद ऐसी योजना क्या आएगी? परिवर्तन का मतलब प्रभाव में आएगी। परंतु इस प्रक्रिया का अनुसरण करना नगर पालिका के लिए उस स्थिति में आवश्यक नहीं है जब नगर पालिका ऐसी किसी परियोजना या योजना को अपने किसी भूमि पर क्रियान्वित करना चाहती है तथा अपने किसी भवन को तोड़ना चाहती है या उसमें रहने वाले लोगों को हटाना चाहती है। सीधी सी बात है कि ये देखो, ये सेंटेंस ये कहता है कि ये जो ऊपर पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बताई है, आ से नोटिस देना, राजपत्र में प्रकाशित करना, ये पूरी प्रक्रिया उस वक्त अपनाने की आवश्यकता नहीं होगी जब कोई प्रोजेक्ट या योजना नगरपालिका अपनी ही भूमि पर चला रही है। अगर उसे किसी अन्य भूमि पर या भूमि का अधिग्रहण करके कोई प्रोजेक्ट चलाना है तो इस प्रक्रिया का अपनाया जाना जरूरी है। यदि नगरपालिका की खुद की भूमि है तो उस भूमि पर कोई योजना या प्रोजेक्ट नगरपालिका चलाना चाहती है तो नगरपालिका को क्या करना जरूरी नहीं है, ये प्रक्रिया 174 की जो है अपनाने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए, धारा 175 क्या कहती है? धारा 175 इसको देखिए आप। धारा 175 पुनर्विकास योजना। देखो, रीडेवलपमेंट स्कीम। जैसे अभी तो अपन ने पढ़ी है विकास योजनाएं, और ये है पुनर्विकास योजना। रीडेवलपमेंट स्कीम क्या है? तो देखो क्या है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी अपने कब्जे वाले क्षेत्र के संबंध में पुनर्विकास योजना को विरचित कर सकेगा। अब देखिए, यहाँ बहुत बड़ा सवाल है। देखो, विकास योजना जो है, विकास योजना को तैयार करने की शक्ति किसको है? नगरपालिका को है। या प्रोजेक्ट वगैरह बनाने की शक्ति किसको है? नगरपालिका को है।
और पुनर्विकास योजना, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। देखो रीडेवलपमेंट स्कीम कौन बनाएगा? मुख्य नगरपालिका अधिकारी उसको तैयार करेगा, जिसके संबंध में उसे किसी सूचना के आधार पर यह समाधान हो जाए। तो देखो रीडेवलपमेंट स्कीम कौन तैयार करेगा? नगरपालिका की रीडेवलपमेंट स्कीम मुख्य नगरपालिका अधिकारी तैयार करेगा। लेकिन मुख्य नगरपालिका अधिकारी जो है वो किस आधार पर रीडेवलपमेंट योजना को तैयार करेगा? तो देखो यदि इनमें से दोनों में से कोई सी एक बात का समाधान उसे हो जाए तो वो रीडेवलपमेंट स्कीम को तैयार करेगा। क्या? पहला है, किसी क्षेत्र की भवन की मरम्मत जीर्ण अवस्था में है या अस्वस्थता की दशाओं के कारण मानव आवास के लिए उपयुक्त नहीं है या स्वास्थ्य के लिए संकटपूर्ण है। देखिए, अगर मुख्य नगरपालिका अधिकारी को यह समाधान हो जाए कि किसी क्षेत्र का कोई भवन है जो टूटी फूटी अवस्था में है, अस्वच्छ दशाओं में है या आवास के लिए अनुकूल नहीं है या स्वास्थ्य के लिए संकटपूर्ण है, मतलब कभी भी किसी के लिए कोई संकट बन सकता है, तो ऐसी स्थिति में मुख्य नगरपालिका अधिकारी रीडेवलपमेंट स्कीम बना सकता है। दूसरा, उस क्षेत्र की दशाओं से निपटने के लिए सबसे सही समाधान पुनर्विकास योजना है। अगर किसी क्षेत्र की दशाएं बिगड़ रही है तो उन दशाओं से निपटने के लिए उस क्षेत्र का रीडेवलपमेंट करना ही जरूरी है। तो इन दो ही आधारों के ऊपर देखो, ऊपर विकास योजना को तैयार करती है नगरपालिका, और यदि इन दोनों में से किसी बात का समाधान मुख्य नगरपालिका अधिकारी को हो जाए तो रीडेवलपमेंट स्कीम कौन तैयार करेगा? सेक्शन 175 में मुख्य नगरपालिका अधिकारी। ये इंपॉर्टेंट है। देखो, विकास योजना नगरपालिका बनाती है और पुनर्विकास योजना कौन बनाता है? मुख्य नगरपालिका अधिकारी। और जब विकास योजना को नगरपालिका बनाती है तो ये सारे मुद्दे हैं 173 के, जबकि पुनर्विकास योजना को 175 के तहत कौन बनाता है? मुख्य नगरपालिका अधिकारी। तो उसके पास केवल कितने आधार हैं? इन दो ही आधारों पर रीडेवलपमेंट स्कीम को वो बना सकता है। फिर देखिए 176 में क्या है? परियोजना या योजना को अनुमोदन के लिए नगरपालिका को प्रस्तुत करना। तो देखो, किसी भी प्रोजेक्ट को या किसी भी योजना को तैयार करने के बाद नगरपालिका को प्रस्तुत किया जाएगा। नगरपालिका को प्रस्तुत किया जाएगा का मतलब नगरपालिका की जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो देखो, मुख्य नगरपालिका अधिकारी विकास योजना को विरचित या तैयार करने के पश्चात, एक बात ध्यान रखना, योजना को तैयार करने के पश्चात जो है वो नगरपालिका को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा। तो देखो, परियोजना या योजना को तैयार तो कौन करेगा? मुख्य नगरपालिका अधिकारी। और उसे अनुमोदन के लिए किस किस सम्मुख प्रस्तुत करेगा? नगरपालिका के सम्मुख प्रस्तुत करेगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है 176 में। तथा नगरपालिका आवश्यक उपांतरण सहित या बिना उपांतरणों के अनुमोदन या स्वीकृत कर सकेगी। तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने जिस विकास योजना को तैयार किया है नगरपालिका उसमें मॉडिफिकेशन कर सकती है, उसके बाद भी अनुमोदन कर सकती है, या फिर जिस रूप में मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने उसे बनाया उसी रूप में भी अनुमोदन कर सकती है। ठीक है। इसके अलावा मुख्य नगरपालिका अधिकारी से कोई नई योजना विरचित करने की अपेक्षा कर सकती है। तो देखो, जब मुख्य नगरपालिका अधिकारी कोई परियोजना या योजना बनाकर किसको देगा? नगरपालिका को देगा, और उससे नगरपालिका सहमत नहीं है तो नगरपालिका मुख्य नगरपालिका अधिकारी को उसके स्थान पर कोई नई योजना बनाने के लिए भी कह सकती है। फिर देखिए धारा 177 क्या कहती है? किसी योजना की घोषणा के पश्चात भूमि के उपयोग और विकास पर निर्बंधन सीमाएं। देखो, जिस क्षेत्र के लिए कोई योजना की घोषणा कर दी जाती है या नगरपालिका के जिस क्षेत्र पर कोई योजना या परियोजना की घोषणा कर दी जाती है उसके बाद उस क्षेत्र की भूमि के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मतलब जो स्वामी या मालिक हैं वो अपनी भूमि का अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इस संबंध में क्या क्या सीमाएं हैं, ये सेक्शन 177 जो है वो क्या कहती है? 177। तो देखो, धारा 174 के अधीन किसी योजना का प्रारूप प्रकाशित करने के पश्चात, मतलब गजट में उस योजना को पब्लिश कर दिया गया है, पश्चात कोई भी व्यक्ति परियोजना योजना में शामिल की गई
परियोजना या योजना में जो क्षेत्र शामिल कर दिया है उसमें यदि किसी भी व्यक्ति की संपत्ति आती है, भू संपत्ति आती है, तो देखो शामिल किए गए क्षेत्र में स्थित किसी भूमि या भवन का उपयोग, देखो भूमि और भवन दोनों का है भूमि और भवन का उपयोग या उनमें कोई परिवर्तन भूमि और भवन में कोई चेंज भी है तब तक नहीं करेगा जब तक कि नगर पालिका से अनुमति नहीं ले ली जाती। तो देखो जैसे ही किसी क्षेत्र के लिए कोई योजना का प्रारूप नगर पालिका गजट में प्रकाशित कर देती है, उसके बाद न तो भूमि और भवन का इस्तेमाल किया जाएगा और न ही भूमि और भवन में किसी प्रकार का तब तक परिवर्तन किया जाएगा जब तक इसके लिए नगर पालिका अनुमति प्रदान नहीं कर देती। लेकिन देखो ये अपवाद क्या है, यदि किसी परियोजना या योजना से संबंधित क्षेत्र किसी ग्राम आबादी की सीमा में स्थित है तो संबंधित ग्राम पंचायत से योजना की संगत अनुज्ञा लेकर विकास कार्य करना विधिपूर्ण होगा। तो देखो लेकिन देखो कई बार क्या होता है, ये इस बात को समझेंगे ये कोई नगर पालिका का क्षेत्र है और इससे जुड़ा हुआ ये कोई ग्राम पंचायत है और नगर पालिका ने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो इस क्षेत्र के लिए बनाया है जिसका कुछ हिस्सा नगर पालिका में है, कुछ हिस्सा ग्राम पंचायत में है। तो ये ग्राम पंचायत वाले हिस्से की जो भूमि है उसके ऊपर किसी प्रकार का कार्य जो है वो किसकी अनुमति से किया जाएगा, ग्राम पंचायत की अनुमति से किया जाएगा और ग्राम पंचायत जो इस क्षेत्र के ऊपर कार्य करने की अनुमति देगी वो उस योजना के अनुरूप ही देगी, उससे विसम्मत होके नहीं देगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेक्शन 178 क्या कहता है। सेक्शन 178 स्कीम का व्यपगत या समाप्त होना। तो लैप्स ऑफ स्कीम, कोई भी नगर पालिका की स्कीम जो है वो समाप्त कब हो सकती है, तो इस संबंध में देखिए नगर पालिका द्वारा अनुमोदित या परिवर्तन की तिथि के प्रकाशन के बाद यदि 2 वर्ष की कालावधि के भीतर किसी परियोजना या योजना का क्रियान्वयन करने में विफल हो जाती है। तो देखो आज किसी योजना को नगर पालिका ने गजट में प्रकाशित किया है और उस योजना को अगर 2 साल तक नगर पालिका इफेक्ट में नहीं लाती है, लागू नहीं कर पाती है या क्रियान्वयन नहीं दे पाती है, तो 2 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के बाद उसको व्यपगत का मतलब उस योजना को स्वतः समाप्त समझा जाएगा। तो यहाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो नगर पालिका द्वारा अनुमोदित एवं परिवर्तन की तिथि, देखो उस योजना को लागू करने की तिथि को जब घोषित कर दिया गया, परिवर्तन की तिथि के साथ घोषित परियोजना या योजना कितने समय तक क्रियान्वयन में नहीं आती है तो स्वतः समाप्त हो जाती है 2 वर्ष की अवधि बीत जाने के पश्चात। तो यदि प्रकाशन और परिवर्तन की तिथि से 2 वर्ष तक नगर पालिका किसी योजना को इफेक्ट में नहीं ला पाती है तो वो क्या हो जाती है, स्वतः व्यपगत हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार इस वीडियो में अपन ने सेक्शन 178 तक की जो बातें देखी हैं उनको आप एक बार जिस तरीके से मैंने हिंट्स आपको बताए हैं उस हिसाब से देखेंगे। नेक्स्ट अपन अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।